हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे एक कमाल की जापानीज डेथ गेम वेब सीरीज को जिसका नाम है एलिस इन बॉर्डरलैंड, जो कि सेम नाम की एक मांगा पर बेस्ड है। इसे पिछले साल 2020 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। अगर आपको स्क्विड गेम अच्छी लगी तो ये सीरीज भी आपको बहुत पसंद आएगी। ये कहानी है 3 दोस्तों की जो कि एक ऐसी दुनिया में फंस जाते हैं जहां जिंदा रहने के लिए इन्हें हर रोज एक डेडली डेथ गेम खेलना होगा। अब ये लोग कब तक सरवाइव कर पाते हैं ये जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 1 से। कहानी की शुरुआत टोक्यो में होती है। हम आरिशु नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसे वीडियो गेम्स खेलने की बुरी लत है। आरिशु एक काफी स्मार्ट लड़का है और उसे मैथ, जियोमेट्री और कार्स की बहुत अच्छी नॉलेज है, लेकिन फिर भी वो जॉब नहीं करना चाहता। इसी कारण से आरिशु के फादर और उसका भाई हमेशा ही उस पर नाराज रहते हैं। आरिशु के भाई ने उसके लिए एक इंटरव्यू सेटअप किया था, लेकिन आरिशु उसमें गया ही नहीं। उसके फादर आरिशु से कहते हैं कि तुम इस घर में एक पैरासाइट की तरह पड़े हो। शुक्रवार बहुत अच्छा दिन रहने का। तो क्या कर, अपना सब कपड़ा इकट्ठा कर, पेटी में डाल और इधर से खोली खाली कर। ये सुन आरिशु घर छोड़कर वहां से निकल जाता है। वो अपने 2 दोस्त शोटा और कारुबे को मैसेज कर मिलने बुलाता है। कारुबे एक बारटेंडर है, लेकिन आज ही उसका बॉस कारुबे को काम से निकाल देता है क्योंकि उसका चक्कर बॉस की गर्लफ्रेंड के साथ चल रहा था। वहीं शोटा भी अपनी बोरिंग जॉब करके पक चुका है। ये तीनों अपनी रोज वाली जगह पर मिलते हैं और बातें करते हैं कि काश वो अपनी घटिया लाइफ को फिर से रीसेट कर पाते। कारुबे कहता है कि काश ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो जाए, और अगर ऐसा होता है तो उसे यकीन है कि आरिशु ही आखिर तक बच पाएगा क्योंकि उन तीनों में वो ही सबसे ज्यादा स्मार्ट है। इसके बाद ये तीनों मस्ती करने लगते हैं और अपनी सारी प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं। कारुबे आरिशु को अपने कंधे पर उठाकर नाचने लगता है और उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो लोग सड़क के बीच आ गए थे और इनकी वजह से कार का एक्सीडेंट भी हो जाता है। ये तीनों पुलिस को देखकर यहाँ से भागने लगते हैं। भागते हुए छोटा देखता है कि थोड़ी ही दूरी पर कुछ पटाखे फूट रहे थे। ये तीनों भीड़ में भागते हुए एक बाथरूम में जाकर छुप जाते हैं। अचानक ही इन्हें कुछ आवाज आती है और यहाँ की लाइट चली जाती है। यहाँ तक कि इनके मोबाइल्स भी काम करना बंद कर देते हैं। साथ ही बाहर का शोर भी अचानक से रुक गया था। ये तीनों बाहर जाकर देखते हैं तो एकदम शॉक हो जाते हैं क्योंकि बिल्डिंग के बाहर के हजारों लोग अचानक ही गायब हो गए थे। ये तीनों अपने अपने घर और ऑफिस जाकर चेक करते हैं, लेकिन वहाँ इन्हें कोई भी नहीं मिलता। मतलब इस पूरे टोक्यो शहर के लोग ही गायब हो चुके थे। तीनों शाम तक ढूंढते हैं और इन्हें अब तक एक भी इंसान नहीं मिला था। लेकिन आरिशु और शोटा इस बात से ज्यादा डर नहीं रहे थे। शोटा बोलता है कि अच्छा है, अब उसे पैसे कमाने के लिए अपनी बेकार सी जॉब नहीं करनी पड़ेगी। वैसे पैसे कमाने से याद आया कि आप सभी के पास मौका है अपनी हर ऑनलाइन शॉपिंग पर पैसे बचाने का। Amazon, मिंत्रा, आजियो, बिग बाजार जैसी वेबसाइट्स तो आप यूज करते ही होंगे। तो इन सब वेबसाइट्स पर डायरेक्टली ना जाकर कैश करो से जाइए, क्योंकि कैश करो देता है ऑनलाइन शॉपिंग पर ढेर सारा कैशबैक। ये फ्री का पैसा बिल्कुल असली कैश है जिसे आप सभी अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं। और इस ऐप में तो खुद श्री रतन टाटा जी ने इन्वेस्ट किया है, तो इसे हल्के में मत लेना। और अभी तो सबसे बेस्ट टाइम है शॉपिंग करने का, क्योंकि अब तो फेस्टिव सीजन आ ही गया है। तो आपको भी मेरी तरह बहुत सारी शॉपिंग करनी होगी। और Amazon, आजियो और बाकी सभी वेबसाइट्स पर तगड़ी सेल चल रही है। जैसे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रही है Amazon पर, आजियो पर डैज़लिंग दिवाली सेल जो कि 16 से 25 अक्टूबर तक चलेगी। सेल्स, डिस्काउंट, ऊपर से ढेर सारा कैशबैक, है ना कमाल की बात। फिर से बताओ क्या क्या करना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ इस ऐप को यूज करने के सिर्फ 2 सिंपल स्टेप्स। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कैश करो ऐप को डाउनलोड करो और 25 रुपए कमाओ, या फिर प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डायरेक्टली जाकर डाउनलोड करो और मेरा कोड वाइपर25 यूज करो। 25 रुपए डायरेक्टली आपके अकाउंट में। फिर कोई भी वेबसाइट सिलेक्ट करो और ऑरेंज बटन पर टैप करो। अब जैसे आप यूजुअली शॉपिंग करते हो वैसे ही कुछ भी बाय करो और पेमेंट करने के बाद आप कैश करो के माई अर्निंग सेक्शन में अपना कैशबैक चेक कर सकते हैं, जिसे आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करो या उससे Amazon गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट करो, आपकी मर्जी। अरे मैं तो सीख गया, बड़ा आसान है।
तो अभी डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक से कैश करो ऐप को डाउनलोड करो। और दोस्तों मेरे पास आपके फायदे के लिए एक और सरप्राइज है, तो उसके लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। खैर शाम होते ही इनके पास एक बिल्डिंग में लाइट आ जाती है। ये तीनों उसके अंदर जाते हैं तो वहाँ इन्हें गेम अरीना लिखा हुआ मिलता है। थोड़ा आगे जाने पर ये एक लेजर शील्ड को क्रॉस करते हैं और इन्हें कुछ मोबाइल्स रखे हुए मिलते हैं। यहाँ लिखा था कि एक प्लेयर को एक मोबाइल ही उठाना है। ये तीनों एक एक मोबाइल उठाते हैं और इनके फेस को स्कैन कर ये मोबाइल ऑन हो जाते हैं। इन मोबाइल्स पर ही इन्हें गेम्स के बारे में सारी जानकारी मिलने वाली थी। इसके बाद यहाँ शिबुकी नाम की एक लड़की आती है। शिबुकी शोटा का आईडी कार्ड उस लेजर फील्ड पर फेंकती है और लेजर से उस कार्ड में छेद हो जाता है। शिबुकी बताती है कि उन्हें अब ये गेम खेलना ही पड़ेगा और अगर उन्होंने भागने की कोशिश की तो वो लेजर से मारे जाएंगे। तभी एक हाई स्कूल लड़की भी इस अरीना में आती है और फिर ये गेम शुरू हो जाता है। इस हाई स्कूल गर्ल को भी अरीशु और उसके दोस्तों की तरह कुछ समझ नहीं आ रहा था। इनके मोबाइल्स पर नोटिफिकेशन आती है कि गेम का नाम है डेड और अलाइव और इसका डिफिकल्टी लेवल है 3 ऑफ क्लब्स। अब पांचों अपने सामने वाले रूम में एंटर करते हैं। इन लोगों के सामने 2 दरवाजे थे, डेड और अलाइव। इन लोगों को इनमें से कोई एक चूज करना था। शोटा को ये सब मजाक लगता है और वो अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगता है। लेकिन कुछ ही देर में फ्लोर में से स्मोक निकलना शुरू होता है और इनका दम घुटने लगता है। ये जल्दी यहाँ से नहीं निकले तो जलकर मारे जाएंगे। शिबुकी चिल्लाती है कि अलाइव ही सही डोर है। ये सुनते ही हाई स्कूल गर्ल उस डोर को ओपन करती है, लेकिन तभी वो एक लेजर से मारी जाती है क्योंकि ये गलत डोर था। शिबुकी ने बस अंदाजा लगाया था और उसने सही डोर जानने के लिए उस लड़की को मरने दिया। अब बाकी के लोग शिबुकी के पीछे दूसरे दरवाजे में जाते हैं और उनके निकलते ही ये पूरा रूम जल जाता है। अब जाकर आरिशु और उसके दोस्तों को पता चलता है कि यहाँ उनकी जान जा सकती है। अब उन्हें 2 मिनट के अंदर फिर से एक डोर चूज करना था, वरना ये कमरा भी जल जाएगा। शिबुकी इस बार आरिशु को डोर खोलने के लिए फोर्स करती है, लेकिन वो ये नहीं कर पाता। तो कारुबे हिम्मत कर डोर ओपन करता है और उसने अनजाने में ही सही डोर चुन लिया था। लेकिन आगे इन्हें फिर से 2 डोर मिलते हैं और अब ये किस्मत के भरोसे फैसला नहीं कर सकते। कारुबे आरिशु को सोचने के लिए फोर्स करता है। वो कहता है कि तुम ही हो जो इस गेम को बीट कर सकते हो। आरिशु को याद आता है कि गेम शुरू होने से पहले उसने बिल्डिंग का मैप देखा था। इससे आरिशु अंदाजा लगाता है कि फ्लोर पर टोटल 9 कमरे हैं और हमें अंदर वाले डोर्स को चुनना होगा। आरिशु का अंदाजा सही था और सभी लोग एक एक करके 90 कमरे तक सही सलामत पहुंच जाते हैं। लेकिन आरिशु देखता है कि यहाँ कोई सेफ डोर था ही नहीं। एक डोर बाहर जा रहा था, वहीं दूसरा उसी कमरे में जिसमें वो लड़की मरी थी। आरिशु शोटा की वीडियो रिकॉर्डिंग देखता है और उसमें उसे पता चलता है कि जिस कमरे में लड़की मरी थी उसमें सामने कोई डोर था ही नहीं। मतलब उन्हें अंदर वाले डोर को चूज करना चाहिए क्योंकि ये डोर किसी छोटे से कमरे में खुलेगा। सभी बिल्कुल एंड टाइम पर इस रूम से बाहर आते हैं, लेकिन शोटा का पैर थोड़ा जल जाता है। इसके बाद ये बिल्डिंग से बाहर निकल आते हैं और इन्होंने ये गेम जीत लिया था। शिबुकी को बाहर एक 3 ऑफ क्लब्स का कार्ड मिलता है और इन्हें पता चलता है कि इस गेम को जीतने के इनाम में इन्हें 3 दिन का वीजा मिला है। तभी इनके पास एक और आदमी आता है और बोलता है कि उसका वीजा आज खत्म हुआ और तभी आसमान से एक लेजर उस आदमी को मार देती है। तो बेसिकली ये लोग एक गेम वर्ल्ड में आ गए हैं। हर गेम जीतने पर इन्हें कुछ दिनों का वीजा मिलेगा। अगर ये वीजा खत्म हुआ तो लेजर से इनकी मौत हो जाएगी। मतलब ये डेथ गेम्स इन्हें खेलते रहना होगा। और यहाँ पर और भी कई सारे लोग हैं जो आरिशु के दोस्तों की तरह यहाँ पर फंसे हुए थे। अगले दिन ये लोग देखते हैं कि लाइट से चलने वाली सभी चीजें बंद पड़ी है, लेकिन पुरानी चीजें जैसे कि रेडियो जिसके अंदर कोई आईसी चिप नहीं है वो अभी भी काम कर रही थी। शोटा को लगता है कि वो पटाखे नहीं बल्कि कोई ईएमपी बॉम्ब था जिससे सारे इलेक्ट्रिक डिवाइस बंद हो गए हैं। लेकिन फिर भी सभी लोगों का एक साथ गायब हो जाना इनकी समझ से बाहर था। शिबुकी इन्हें बताती है कि वो यहाँ पर 3 दिनों से फंसी हुई है और ये उसका दूसरा गेम था, जबकि ये लोग तो यहाँ बस आज ही आए थे। शोटा को पैर जलने की वजह से बुरी तरह से पेन हो रहा था। आरिशु और कारुबे डिसाइड करते हैं कि वो आज रात भी गेम खेलने जाएंगे। इससे इनका वीजा बढ़ेगा और हो सकता है उन्हें प्लेयर्स में शोटा के लिए कोई डॉक्टर मिल जाए। शिबुकी शोटा का ध्यान रखने यहीं पर रुकती है। रात होते ही कुछ और गेम अरीनास में लाइट ऑन हो जाती है। ये दोनों अपार्टमेंट अरीना में जाते हैं और एक एक मोबाइल उठा लेते हैं। इस गेम को करीब 13 प्लेयर्स ने ज्वाइन किया था और ये लोग यहाँ लंबे समय से हैं, जिनमें से एक लड़का नियो तो यहाँ की लाइट से अपने म्यूजिक प्लेयर को चार्ज कर रहा था। इनमें एक लड़की उसागी भी थी जो कि एक कमाल की माउंटेन क्लाइंबर है। इस गेम का नाम था टैग या फिर पकड़म पकड़ाई और इसकी डिफिकल्टी लेवल है 5 ऑफ स्पेड्स।
नंबर से पता चलता है कि गेम कितना कठिन होगा। अगर ये पत्ता स्पेड्स का है तो गेम फिजिकल एबिलिटी पर होगा। अगर क्लब का पत्ता आए तो गेम टीम वर्क वाला होगा। डायमंड का पत्ता मतलब दिमाग वाला गेम। और हार्ट वाले गेम में इन्हें एक दूसरे को ही धोखा देना होगा। इस डेथ गेम में इन्हें इस पूरे अपार्टमेंट में छुपना है और टेगर इन्हें ढूंढकर एलिमिनेट करेगा। प्लेयर्स का गोल है सेफ रूम ढूंढकर उसमें एक बटन को दबाना। अगर इन्होंने 20 मिनट के अंदर बटन नहीं दबाया तो ये पूरी बिल्डिंग ही ब्लास्ट हो जाएगी। गेम शुरू होता है और सभी लोग अलग अलग होकर सेफ रूम ढूंढने लगते हैं और बाकी के सभी दरवाजे लॉक थे। नियो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर चढ़ जाता है ताकि सभी पर नजर रख सके। कुछ देर में टेगर बिल्डिंग में एंटर करता है। इसने एक घोड़े का मास्क पहना हुआ था और इसके हाथ में एक उजी गन थी। टेगर के सामने जो भी प्लेयर आता टेगर उसे मारता जा रहा था। कुछ देर बाद आरिशु और कारुबे भी टेगर के सामने आ जाते हैं लेकिन वो उन्हें देख नहीं पाता। इससे आरिशु को पता चलता है कि हॉर्स वाला मास्क होने के कारण टेगर बस अपने सामने ही देख सकता है। आरिशु सभी को चिल्लाकर टेगर की इस कमजोरी के बारे में बता देता है और उसकी लोकेशन भी ताकि सभी लोग मिलकर सेफ रूम ढूंढ सके। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और उसागी भी इनकी मदद करने लगती है और इसे ऊपर या नीचे के फ्लोर पर जाने के लिए सीढ़ियों की जरूरत भी नहीं थी। आरिशु और कारुबे को 2 प्लेयर्स मिलते हैं जिनमें से एक काफी ट्रेंड फाइटर था। वो प्लान बनाते हैं कि उन्हें टेगर से लड़कर उसे खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो वो हम सबको मार देगा। आरिशु नोटिस करता है कि इस फाइटर और उसके दोस्त ने किसी तरह की वॉच पहनी हुई थी। आरिशु सेफ रूम ढूंढने लगता है और कारुबे फाइटर के साथ मिलकर उस टेगर का वेट करता है। फाइटर का दोस्त खुद बलि का बकरा बनकर टेगर को यहाँ तक लेकर आता है लेकिन फाइटर उस पर अटैक नहीं करता और टेगर उसके दोस्त को गोली मार देता है। असल में फाइटर चाह रहा था कि टेगर की गोलियां खत्म हो जाए। इसके बाद वो और कारुबे दोनों टेगर पर अटैक कर देते हैं लेकिन वो अकेला ही इन दोनों पर भारी पड़ रहा था। इधर आरिशु को एक डोर मिलता है जिस पर टेगर ने ढेर सारी गोलियां चलाई थी। वो समझ जाता है कि सेफ रूम यही है, वरना टेगर इतनी दूर से गोलियां नहीं चलाता। नियो ने भी ये फिगर आउट कर लिया था और वो दोनों अंदर जाते हैं लेकिन अंदर उन्हें एक दूसरा टेगर मिलता है। नियो तुरंत ही उसे अपने टेजर से बिजली का झटका देता है। असल में वो अपनी म्यूजिक प्लेयर नहीं बल्कि टेजर को चार्ज कर रहा था जो कि उसने जुगाड़ से बनाया है, लेकिन झटका लगने के बाद भी वो टेगर फिर से जाग जाता है। आरिशु तुरंत अंदर वाले कमरे में जाता है जहाँ पर सेफ जोन था, लेकिन यहाँ पर 2 बटन थे जो इन्हें एक साथ दबाने थे। आरिशु सेफ जोन की लोकेशन सभी को चिल्लाकर बताता है और ये कि बटन दबाने के लिए उसे किसी की हेल्प चाहिए। टेगर अंदर आ जाता है और आरिशु उससे किसी तरह लड़ने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसागी भी यहाँ पहुँच जाती है और नियो के टेजर से किलर को करंट लगा देती है। इसके बाद दोनों जंप कर बिल्कुल आखिरी समय पर बटन दबा देते हैं। अगर ये 1 और सेकंड की देरी करते तो ये बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती। इसके बाद इन्हें पता चलता है कि ये किलर्स भी उनकी तरह प्लेयर्स थे जिन्हें किल करने का टास्क मिला था और क्योंकि वो लोग फेल हो गए हैं तो उनके गले में जो कॉलर था वो फट जाता है और उनकी मौत हो जाती है। इधर नीचे कारुबे को एक प्लेयर की जेब में से वॉकी टॉकी मिलता है जिसमें उसे किसी की आवाज आती है कि हमें आंसर मिल गया है और वापस बीच पर आ जाओ। इधर नियो को भी किलर के पॉकेट में से एक नोट मिलता है जिस पर कुछ अजीब सा डिजाइन बना हुआ था। अगली सुबह आरिशु और कारुबे वापस शोटा और शिबुकी के पास पहुंच जाते हैं। कारुबे सभी को वॉकी टॉकी वाले मैसेज के बारे में बताता है और कहता है कि हमें बीच पर जाना चाहिए, हो सकता है गायब हुए सभी लोग वहीं पर हो। जिस पर शिबुकी याद दिलाती है कि उसका और शोटा का वीजा आज रात को ही खत्म हो जाएगा। तो ये चारों आज रात एक और डेथ गेम खेलने जाते हैं और इस बार का गेम अरीना एक बोटेनिकल गार्डन में था। अंदर इन्हें एक टेबल पर कई सारे वेपन्स मिलते हैं और दूसरी टेबल पर कुछ हाईटेक हेडसेट्स रखे हुए थे। इन चारों के अलावा इस अरीना में और कोई नहीं आता और गेम शुरू हो जाता है। इन चारों को ये हेडसेट पहनने को बोला जाता है। ये चारों ऐसा ही करते हैं और हेडसेट्स का कॉलर इनके गले में लॉक हो जाता है और ये वही फटने वाले कॉलर थे। इनके ग्लास में आई ट्रैकिंग फीचर भी लगा हुआ था जो कि दूसरे प्लेयर्स को पहचान पा रहा था। इस गेम का नाम है हाइड एंड सीक और इसकी डिफिकल्टी लेवल है 7 ऑफ हार्ट्स। और जैसा कि मैंने बताया था, हार्ट्स मतलब प्लेयर्स को एक दूसरे को ही धोखा देना है। गेम बड़ा ही सिंपल है। इनमें से एक प्लेयर बुल्फ रहेगा जिसे छुपना होगा। अगर किसी और प्लेयर ने बुल्फ को ढूंढ लिया तो वो खुद बुल्फ बन जाएगा। 15 मिनट का टाइम खत्म होने पर जो भी प्लेयर बुल्फ रहेगा वो जीत जाएगा और बाकी तीनों लोगों की कॉलर फटने से मौत हो जाएगी।
गेम शुरू होता है और सबसे पहला बुल्फ शोटा बनता है। वो पैनिक कर कॉलर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन आरिशु उसे रोकते हुए बोलता है कि ऐसा करने से कॉलर फट सकता है। शोटा आरिशु की आंखों में देखता है और आरिशु खुद बुल्फ बन जाता है। अब इन्हें समझ आता है कि बुल्फ बनने के लिए इन्हें दूसरे प्लेयर के साथ आई कांटेक्ट करना है। ये समझते ही शिबुकी आरिशु से उसका बुल्फ लेकर वहां से भाग जाती है। कारुबे उसका पीछा करता है, लेकिन वो गार्डन में जाकर छुप जाती है। वो 15 मिनट तक छुपे रहने का प्लान बना रही थी, लेकिन कारुबे किसी तरह शिबुकी को ढूंढ लेता है और दोनों एक दूसरे की जान लेने के लिए लड़ने लगते हैं। वहीं शोटा एक कोने में बैठकर रोने लगता है, लेकिन इसी बीच शिबुकी कारुबे से नजरें मिला लेती है और बुल्फ कारुबे के पास चला जाता है। तभी आरिशु इन्हें आवाज लगाता है कि इन्हें इस तरह लड़ना नहीं चाहिए और फिर बुल्फ आरिशु के पास चला जाता है। दोनों आरिशु को घेर लेते हैं। शिबुकी उस पर अटैक करने बढ़ती है, लेकिन शोटा यहाँ आकर उसे पकड़ लेता है और आरिशु को यहाँ से भागने का बोलता है। कारुबे आरिशु के पीछे भी चाकू लेकर भागता है। आरिशु एक गुफा में जाकर छुप जाता है। यहाँ वो कॉलर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो डर के मारे ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि हो सकता है कॉलर फट जाए। कारुबे आरिशु को हंट कर रहा था। कुछ देर बाद आरिशु, कारुबे और शोटा इन तीनों को याद आता है कि वो कितने अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाया करते थे और अब वो लोग एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं। ये बातें याद कर तीनों रोने लगते हैं। आरिशु माइक पर कहता है कि तुम मुझसे बुल्फ ले लो, मैं खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। ये सुन कारुबे का दिल भी पिघल जाता है। I still love you. कारुबे और शोटा आरिशु को कोई जवाब नहीं देते कि वो कहाँ पर हैं और शिबुकी का मुंह शोटा ने बंद कर रखा था। आरिशु अपने दोस्तों को पूरे गार्डन में खोजता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता क्योंकि वो छुप गए थे। इनका प्यार देखकर शिबुकी भी चुप हो जाती है और खुद भी अपनी मौत को कबूल कर लेती है। जब सिर्फ 10 सेकंड बचे थे तब कारुबे आरिशु को मिलता है। कारुबे उसे थैंक यू बोलता है और टाइम खत्म होते ही तीनों के कॉलर फट जाते हैं और इनकी मौत हो जाती है। बस आरिशु ही इस गेम को जीता था और वो गला फाड़कर रोने लगता है। अगले दिन हम उसागी को देखते हैं जो खाने के लिए एक रैबिट को पकड़ती है। उसागी ने यहाँ कोई दोस्त नहीं बनाया है और वो अकेला रहना ही पसंद करती है। उसे आरिशु सड़क पर पड़ा मिलता है। आरिशु ने जीने की चाह छोड़ दी थी। उसागी उसे उठाकर अपने शेल्टर में ले आती है और उसे खाना भी देती है। अगले दिन उसागी बताती है कि टेक वाले गेम में आरिशु ने अनजाने में उसागी की जान बचाई थी। उसी एहसान का बदला उसागी चुका रही है। उसागी के फादर एक फेमस माउंटेन क्लाइंबर थे। एक दिन मीडिया ने उन पर झूठा इल्जाम लगाया जिसे वो सह नहीं पाए और सुसाइड कर लिया। उसागी को नहीं पता कि वो कितने दिन तक और बचेगी, लेकिन वो लड़ना बंद नहीं करेगी और आरिशु को भी यही करना चाहिए, वरना उसके दोस्तों की कुर्बानी वेस्ट हो जाएगी। उस रात को दोनों का वीजा एक्सपायर होने वाला था तो वो चौथा गेम खेलने निकल पड़ते हैं। इस बार वो एक टनल वाले गेम अरीना में जाते हैं। यहाँ रोड के बीच उन्हें एक बड़ी सी बस मिलती है। इसके अंदर 3 और प्लेयर्स बैठे हुए थे। इन्होंने पहला गेम साथ में खेला था और फिर इनमें दोस्ती हो गई और अब तक ये साथ में 4 गेम्स क्लियर कर चुके हैं। इनमें से एक प्लेयर टाकुमा की टांग में इंजरी हो गई थी, जिससे ये ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। इस गेम का नाम डिस्टेंस है और इसका डिफिकल्टी लेवल है 4 ऑफ क्लब्स, मतलब ये एक टीम वर्क वाला गेम है। मोबाइल से इन्हें पता चलता है कि 2 घंटों के अंदर इन्हें गोल तक पहुंचना है, नहीं तो ये सभी मारे जाएंगे। नीचे एक इंडिकेटर भी था जो इनकी डिस्टेंस काउंट करने वाला था। ये बस को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें गैस नहीं थी, मतलब इनके पास गोल तक भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। टाकुमा के दोस्त उसे छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन टाकुमा उन सभी को कन्विंस करता है कि तुम लोग जाओ और मेरी चिंता मत करो। इसके बाद ये चारों एक ही दिशा में भागना शुरू कर देते हैं और उनकी डिस्टेंस का नंबर भी बढ़ता जा रहा था। भाग भाग कर इनकी हालत खराब हो जाती है और ये करीब 6000 डिस्टेंस पर पहुंच जाते हैं। थोड़ा आगे जाने पर इन्हें एक ब्लैक पैंथर दिखाई देता है और वो इन सब पर अटैक कर देता है। आरिशु और उसागी किसी तरह इससे जान बचाते हैं, लेकिन ये ब्लैक पैंथर टाकुमा के एक दोस्त को खा जाता है और बाकी तीनों गोल की तरफ भागना जारी रखते हैं। रास्ते में आरिशु की नजर एक रॉयल एनफील्ड बुलेट पर जाती है। उसे पता था कि इस बाइक में डीजल इंजन होता है। इसमें डीजल तो था लेकिन बैटरी नहीं थी। आरिशु डिसाइड करता है कि वो इस बुलेट को लड़काते हुए वापस बस के पास ले जाएगा और इसका डीजल बस में डालकर उसे स्टार्ट करेगा और फिर वो टाकुमा को भी अपने साथ गोल तक ले जा सकते हैं। आरिशु बुलेट लेकर वापस जाने लगता है और
उसागी और दूसरा प्लेयर गोल की तरफ भागना जारी रखते हैं। आरिशु बुलेट लेकर वापस बस तक पहुंचता है और वहां उसे एक बहुत ही शॉकिंग चीज देखने को मिलती है। इधर उसागी टनल के एंड तक पहुंच गई थी। उन्हें लग रहा था कि यही उनका गोल है, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि इस दीवार के दूसरी तरफ हजारों टन पानी भरा हुआ है और टाइम खत्म होते ही ये पानी सभी को कुचल देगा। वो लोग वापस दूसरी तरफ भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन टाइम खत्म हो जाता है और दूसरा प्लेयर धीरे भागने के कारण पानी की चपेट में आ जाता है और मारा जाता है। उसागी भी मरने ही वाली थी कि सामने उसे आरिशु और टाकुमा दिखते हैं जो बस लेकर आ रहे थे। आरिशु उसागी को हाथ देकर बस के अंदर ले लेता है और बस पानी की चपेट में आकर पलट जाती है। कुछ देर बाद जब ये तीनों बाहर निकलते हैं तब उसागी को पता चलता है कि उनका गोल और कुछ नहीं बल्कि ये बस ही थी। बस पर बड़े बड़े अक्षरों में गोल भी लिखा हुआ था, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान ही नहीं दिया और मोबाइल 0 डिस्टेंस इसीलिए बता रहा था क्योंकि वो गोल पर ही खड़े थे। आरिशु जब बुलेट लेकर वापस आया तब उसकी नजर इस गोल पर गई। वो समझ गया और उसागी को बचाने आ गया। ये तीनों इस गेम को जीत जाते हैं और टाकुमा अपने रास्ते निकल जाता है। अगले दिन आरिशु उसागी को उस बीच वाले मैसेज के बारे में बताता है कि वहाँ पर जरूर कोई है और हो सकता है उन्हें वहाँ गायब हुए सभी लोग मिल जाएं। और इस गेम के पीछे जो भी मास्टरमाइंड है मैं उसे ढूंढकर उससे अपने दोस्तों की मौत का बदला जरूर लूंगा। इसके बाद वो दोनों एक साइकिल पर उस बीच की तरफ जाने लगते हैं और एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इस सीरीज में टोटल 8 एपिसोड हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी के 4 एपिसोड भी एक्सप्लेन करूं तो ये वीडियो अपने प्यारे दोस्तों में शेयर जरूर करिए और कमेंट में इस बार बुलेट लिखिए। मैं समझ जाऊंगा और जल्द ही पार्ट 2 वाली वीडियो लेकर आऊंगा। अब बात करते हैं सरप्राइज की, जो है एक गिव अवे। इसमें हिस्सा लेने के लिए जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कैश करो ऐप डाउनलोड करो या तो डायरेक्टली डाउनलोड करके मेरा कोड वाइपर25 यूज करो और तुरंत ही 25 रुपए कमाओ। फिर एक छोटा सा ट्रांजेक्शन करो किसी भी वेबसाइट पर जो कि कैश करो पर है, जिससे आप लोग गिव अवे का हिस्सा बन जाओगे और फिर आप में से किन्हीं 5 लकी विनर्स को मिलेंगे 200 रुपए के अमेज़न गिफ्ट वाउचर। तो जाओ कैश करो और फिर ऐश करो। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।